तो हम लोग पृथ्वी खत्म कर चुके थे, कर लिए थे ना। चलो एक बार बताओ कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, कौन बताएगा? तुम बताओ, इंटरनेशनल डेट लाइन किसको कहते हैं? तुम्ही से पूछे, नहीं किया था क्लास? किसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन? तुम्ही से पूछ रहे हैं, अरे तुम्ही से। हाँ, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? 180 डिग्री। अभी इतना गोल हो जाओगे कैसे काम चलेगा जी? बताए थे कि समय और तिथि जो है ये देशांतर से ज्ञात करते हैं, और जो दूरी है उसके लिए समांतर अक्षांश का प्रयोग होता है। ये सिंपल से 2-3 लाइन याद रखना है। पोजीशन ज्ञात करना है तो दोनों की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें बताए थे कि जो समय रेखा है वह है 0 डिग्री देशांतर, और जो तिथि रेखा है वो है 180 डिग्री देशांतर। इतना आसान तो बताए थे। तो क्या हूबहू 180 को फॉलो करता है? तो आंसर है नहीं। इसमें कई मोड़ हैं, जिसमें सबसे ऊपर पहली बार मोड़ा गया है 75 डिग्री अक्षांश पर। और बोले हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में सवाल आते हैं। 75 डिग्री पर साइबेरिया और अलास्का के मध्य में, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट में। अब आगे चलेंगे तो बेरिंग सागर में फिर मुड़ता है, एल्यूशियन द्वीप को बचाने के लिए। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो प्रशांत महासागर में किरिबाती के चारों तरफ घुमाते हुए, और आगे बढ़ेंगे तो फिजी और न्यूजीलैंड को बचाने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि किस तरफ मुड़ा गया, पूर्व या पश्चिम? तो एक बार पश्चिम, ये मैप जो बनाए थे वो याद है ना। एक बार मुड़ोगे इधर पूर्व, फिर पश्चिम, फिर पूर्व, फिर पूर्व, ठीक है। तो सारा मुड़ा है पूर्व की तरफ, एक बार मुड़ा है पश्चिम की तरफ, एल्यूशियन द्वीप के लिए। तो क्या सवाल दूसरी बार ये नहीं पूछा सकता है कि बताओ पश्चिम में किसको बचाने के लिए मुड़ा गया है? तो एल्यूशियन द्वीप, ठीक है, क्योंकि सब किसके तरफ मुड़ा गया है? पूर्व की तरफ, एक बार पश्चिम की तरफ। तो ऐसे भी सवाल बन सकते हैं, निम्न में से किसको बचाने के लिए पश्चिम की तरफ तिथि रेखा को मोड़ा गया? किसको? एल्यूशियन द्वीप। सब चीज तो तुम लोग को पढ़ा दिए हैं जी, फिर भी तुम लोग ऐसे करते हो। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व में जाने पर समय बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, पक्का। तो एक दिन घट जाएगा, और पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ जाएगा। एक समय में कभी भी ऐसा, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, एक समय में अधिकतम कितने देखे जा सकते हैं तिथि? कितने? 3, ठीक है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक के क्षेत्र को कौन सा ताप कटिबंध कहते हैं? शीत कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आज हल्का सा चीज है, ठीक है। हम लोग चंद्रमा के बारे में देखेंगे। किसका चंद्रमा? पृथ्वी का चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी के उपग्रह को चंद्रमा कहा जाता है, पर ये इतना कॉमन वर्ड है, उपग्रह की जगह हम कई बार किस वर्ड का प्रयोग कर लेते हैं? चंद्रमा का। अगर कभी तुमसे पूछ ले बताओ यूरोपा किसका चंद्रमा है, तो वहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पूछा है तो इसका मतलब वो पूछ रहा है उपग्रह। क्या पूछ रहा है? उपग्रह। तो कई बार ये इतना कॉमन वर्ड है कि उपग्रह की जगह पे हम चंद्रमा बोल देते हैं, पर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के उपग्रह का नाम है, ठीक है। पृथ्वी का अगर वास्तविक नेचुरल उपग्रह अगर पूछा जाए तो उसका नाम क्या है? चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा से रिलेटेड कुछ बातें तुम लोग को पता है कि चंद्रमा हमारे मामा है, ठीक है। हाँ, और क्या पता है? और कुछ पता है? बहुत ही सीधे हैं, देखो, ठीक है। और कुछ पता है? चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चटनी चटाई, यही है ना? ये यही सब पता है। और कुछ पता है चंद्रमा के बारे में? बोलो। मुस्लिम में एक और चीज पता है कि उनके जो पैगंबर मोहम्मद या कोई ऐसे हुए हैं जिन्होंने तलवार से काट दिया था, 2 बार भाग में कर दिया था, तो ये उनका मानना है। और हमारे यहाँ तो शायद कोई और अवधारणा नहीं है। हाँ, एक और है कि शीतलता का भगवान जो है, ठंडक पहुंचाने का, वो है चंद्रमा। इन सब के अलावे ज्योग्राफी में क्या जानते हो? ये सब तो ठीक है, ज्योग्राफी में कुछ जानते हो चंद्रमा के बारे में? हाँ, क्या जानते हो? चांद का टुकड़ा। हाँ, तो ये याद रखना कि ये जो एक फ्रेज चलता है कि तुम चांद के टुकड़े के जैसे लग रहे हो, या चांद के टुकड़े हो, या चांद हो, तो समझना वो तुम्हारा सम्मान नहीं बल्कि अपमान कर रहा है। कभी इच्छा हो तो जाके चांद को देखना। चांद पे इतने गड्ढे हैं
इतने गड्ढे हैं कि देख के शर्मा जाओगे। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा चेहरा जो है वो चांद के जैसा है, तो सोचो कि ये तारीफ हुआ कि ये बेइज्जती हुआ। ये बेइज्जती हुआ, ठीक है। चांद का पूरा चेहरा जो है वो गड्ढों से भरा है, ठीक है। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं बड़ा बड़ा गड्ढा है। तो तुम्हारा चेहरा भी अगर चांद के तुल्य है तो सोच सकता है, ठीक है। चलो वापस आओ। चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का जो वास्तविक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। ये अगर पूरे सौर मंडल में देखें आकार के हिसाब से, तो हमारे सौर मंडल का ये 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। कितना? 5वां, ठीक है। तो याद रखोगे सौर मंडल के सभी उपग्रहों में इसका स्थान कौन सा है? 5वां, ठीक है। 5वां। सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए तो गैनीमेड, पता है ना। सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिमोस, सबसे छोटा डिमोस और सबसे बड़ा गैनीमेड, ये तो जानते हो, ठीक है। तो इस क्रम में अगर देखेंगे तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम जो चंद्रमा है उसका पोजीशन किधर में आता है? 5वां, ये याद रखना। अच्छा, पृथ्वी भी देखोगे आकार के हिसाब से हमारे सौरमंडल में कितना ग्रह है? 5वां। इसी को बोलते हैं कोइंसिडेंस, ठीक है। पृथ्वी भी सौरमंडल की 5वीं ग्रह है साइज के हिसाब से, ठीक है। और हमारा चांद भी अपने उपग्रहों में क्या है? 5वां। मतलब बाप अपने समय में एमएलए रहा और बेटा अपने समय में एमएलए रहा, दोनों अपने अपने समय में एमएलए है, ना तो ज्यादा ना तो कम, ठीक है। चलो, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म गलत लिखा हुआ है ना? हाँ, जीवाश्म सही है? हाँ, ये होगा, ठीक है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब सवाल यहाँ उठता है जीवाश्म ग्रह का अर्थ क्या हुआ? जीवाश्म ग्रह यानी अंग्रेजी में फॉसिल प्लैनेट, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकते हो क्यों कहा जाता है? कि जो चांद है, अच्छा फॉसिल बनते हैं जो कहते हैं जो पुराने अवशेष बचे हुए ना, जीवों का अवशेष वगैरह बचा हुआ है उसको कहते हैं जीवाश्म। तो चांद पे तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, फिर इसको ऐसा क्यों कहा गया? इसको इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जीवाश्म हमको ये दिखाता है कि जीव की शुरुआत कब से हुई, ये तो दिखा रहा है। कोई भी जीव कहाँ था, कब था, ये जब हम उसका जीवाश्म ढूंढते हैं तो पता चल जाता है। यानी पुराने चीजों को अध्ययन करने में मदद करता है। कौन करता है? जीवाश्म। अगर कोई अंश मिलता ही नहीं तो क्या हम अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। अब चांद पे अभी भी सवाल क्लियर नहीं हुआ है कि चांद को क्यों कहे जीवाश्म ग्रह। चांद को इसलिए कहा गया क्योंकि चांद पे एटमॉस्फेयर है नहीं, चांद पे कोई वातावरण नहीं है। चांद पे किसी भी प्रकार का कोई भी जो क्या बोलते हो समय का जो असर होता है वो चांद पर पड़े वस्तुओं पर नहीं होता है, क्योंकि कहीं पे हवा रहेगा, एटमॉस्फेयर रहेगा, तभी उसमें रिएक्शंस होंगे, वहां पर कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं होता है। तो जिस रूप में शुरुआती दौर में जो मटेरियल था उसी रूप में आज भी मौजूद है। नहीं समझ में आया क्या बोले? कि जब वो बना, जिस तरह का सामान उसके पास था उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब वहां पे बदलने वाला चीज हो। पृथ्वी पर समय के साथ चीजें बदल रही है, कारण क्या है? यहाँ पे बहुत प्रकार की गैसें हैं, वातावरण है, सब के साथ मिलकर कोई दबाव बना रहा है, कोई रिएक्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसकी वजह से चीजें बदल रही है। पर चांद पे ऐसा नहीं है, इसीलिए चांद को क्या कर दिया गया है? जीवाश्म ग्रह। यानी चांद के मटेरियल जो है ये हमको उस समय के चीजों के बारे में जानकारी दे सकता है जब वो उत्पन्न हो रहा था। यही तो हमारा जीवाश्म भी करता है कि जब जीव आया होगा उस समय में उसका अंश मिल गया तो हम उससे ये पूरा पता कर लेते हैं कि उस समय में कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा। समझ में आया? इसीलिए चांद को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह। अब कई लोग ये कंफ्यूज आएंगे, ये तो उपग्रह है तो ग्रह क्यों आया? ये एक उपनाम है, ये कोई वास्तविकता इसमें ग्रह से कोई संबंध नहीं है, एक उपनाम है, ठीक है। किसको कह दिए? जीवाश्म ग्रह, ठीक है। यहाँ ग्रह और उपग्रह का कोई चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा मत कर देना कि इसको जीवाश्म उपग्रह कहेंगे, ऐसा नहीं। ग्रह यहाँ पे एक बॉडी के भांति यूज हुआ है, मतलब एक पिंड के भांति। जीवाश्म पिंड कह सकते थे तो अच्छा नहीं लगता था, तो क्या कर दिया गया? जीवाश्म ग्रह। तो ग्रह से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो याद रखोगे, डायरेक्ट सवाल तुमसे पूछ लेता है कि निम्न में से किसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, वहां फंस जाओगे। पृथ्वी, चांद, जुपिटर और मार्स। आंसर क्या हो जाएगा? चांद। अक्सर बच्चा ये सोचेगा कि चांद तो उपग्रह है तो जीवाश्म ग्रह कैसे हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये तो होएगा ही नहीं। तो याद रखना, जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चांद। अगर पूछा जाए चांद का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है चांद का अध्ययन? सेलेनोलॉजी, ठीक है। सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी। चांद का अध्ययन सेलेनोलॉजी, ठीक है। चांद एवं पृथ्वी के बीच का अंतरिक्ष क्या कहलाता है? अब जानते हो ये चंद्रमा है, ठीक है। अच्छा ग्लोब हटा दिया जी।
ठीक है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है ना, और अपने अक्ष पे भी घूम रहा है। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बीच का स्पेस, ये जो अंतरिक्ष है, ये पृथ्वी और ये चंद्रमा, ये जो बीच का जगह है इसको क्या कहा जाता है? क्या समझ में आ गया क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग? ये है पृथ्वी और ये है चांद। इस बीच में जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सिस लूनर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस लूनर। ये सब याद रखोगे, डायरेक्ट सवाल आता है, ठीक है, सिस लूनर, ठीक है, सिस लूनर। क्या कहते हैं इसको? सिस लूनर। तो पृथ्वी और चांद के बीच का स्पेस क्या कहलाएगा? सिस लूनर। चांद का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, ठीक है। पृथ्वी एवं चांद के बीच का दूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में सवाल आया है। देखो अभी सब चीज पढ़ेंगे और उसके बाद जब रिवीजन करने लगे ना, 5-7 चीज ऐसा होगा जिसको फटाफट रिवीजन करना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम देने जाओ। उसमें से एक डाटा ये भी है कि पृथ्वी एवं चांद के बीच का दूरी काफी बार एग्जाम में पूछा गया। कितना है? 3,84,400। कितना है? 3 है तुम्हारे नोट्स में? नहीं है? कहीं नहीं होगा तो लिख लेना। 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी और चांद के बीच का दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। कई बार तो डायरेक्ट सवाल तुमसे ये पूछा जाता है कि बताओ पृथ्वी और चांद के बीच का दूरी कितना है। तो हो सकता है तुम्हारा 3,84,400 ना दे तो 3.8 इंटू 10⁵ इस तरह से भी लिख देगा, ठीक है। तो याद रखना, हम लोग पूरा याद रखेंगे, ये डायरेक्ट याद रखना है, ये यहाँ से डायरेक्ट पूरा डाटा करके आता है। 3,84,400 नहीं देगा तो 3,84,000 दे सकता है, लेकिन हमको याद पूरा रखना है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस में ये दिक्कत हो जाते हैं। तो इसलिए याद रखना, पृथ्वी और चांद के बीच में दूरी कितना है? 3,84,400। ये तो मोबाइल नंबर की तरह याद रखना है, ठीक है, 3,84,400। डाटा जितना भी है ना, उसको कहीं पे एक पेज अलग से लेके, जैसे अभी बहुत सारा डाटा पढ़ा है, सूर्य के बारे में पढ़ा है, पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, ये एक जगह डाटा लिख लेना, ठीक है, कोई पेज एक जगह, और इसी नोट्स के पीछे अटैच कर देना। अब जब भी रिवीजन करना हो, सूर्य, चांद, पृथ्वी, ये सबको एक साथ रिवाइज करना, काफी मदद मिलेगा। सिर्फ डाटा और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डाटा याद रखना। पृथ्वी और चांद के बीच का दूरी 3,84,400। यही चीज पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी देखें तो 15 करोड़ किलोमीटर, 14.96 हाँ 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये तो बताए थे 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये था पृथ्वी और सूर्य के बीच का दूरी। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पृथ्वी और चांद के बीच का दूरी 3,84,400 किलोमीटर। रोटेशन पीरियड और रिवॉल्यूशन पीरियड। रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में तो सभी को पता है, अपने अक्ष पे घूमने को कहते हैं रोटेशन और चारों तरफ के घूमने को कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो पृथ्वी के बारे में जब पढ़ रहे थे तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रहा था, तो पृथ्वी का रिवॉल्यूशन था, ठीक है। अब हम लोग चांद के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। ध्यान देना, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए जब देखोगे ना एक्चुअल स्पेस का, मतलब हमारे सोलर सिस्टम का जो एक्चुअल मूवमेंट अगर देखोगे, पगला जाओगे, ठीक है, आंख चलने आ जाएगा, हो क्या रहा है, सब ऐसे ऐसे कर रहा है, सब एक दूसरे की तरफ घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, लेकिन फिर भी सब शेड्यूल तरीके से घूम रहा है, और दिखेगा कि सब घूमते जा रहा है। अब जैसे मान लो, देखो कैसा देखने में लगेगा, ऐसा तो एक बता रहे हैं, ऐसा अगर 10, 20, 50 वाला रहेगा, जैसे जुपिटर का देख लिया या किसी और का, एक साथ दिखाने का प्रयास करो, तो सोचो कितना पागल हो जाएगा। ये है पृथ्वी, ये अपने अक्ष पे घूम रही है और के साथ ही बढ़ भी रही है, बढ़ रही है ना। अब ये है चांद, चांद भी अपने अक्ष पे घूम रहा है और साथ ही साथ पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ और सूर्य पूरे गैलेक्सी के चारों तरफ, तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन लगता है, देखने में बहुत अजीब लगेगा। जितना आसानी से इसे गोला बना देते हो इतना आसान लगता नहीं है, ठीक है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो चांद का है, इसी पर चांद का स्थिति पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि चांद हमको कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ये सारा जो कारण है उसके पीछे चांद का रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड है। अगर पूछा जाए कि बताओ कितने दिनों में चांद अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो लगभग 27.5 दिन। कितने दिनों में? 27.5 दिन। कितने दिनों में चांद पृथ्वी का पूरा चक्कर एक बार पूरा कर लेता है, तो लगभग 27.5 दिन। कितने दिनों में? 27.5। इसका मतलब ये हो गया कि चांद एक चक्कर पृथ्वी के चारों तरफ भी लगाएगा 27.5 दिन में, तो चांद अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेता है 27.5 दिनों में, ठीक है। और चांद पृथ्वी के चारों तरफ भी एक चक्कर पूरा कर लेता है 27.5 दिन। अब यही वजह है कि इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड सेम है,
जिसके वजह से चांद का हमेशा हमको कितना कौन सा फेस दिखता है? एक ही फेस। क्या दिखता है? एक ही फेस। ये सवाल तुमसे पूछा जाता है कि फेस नहीं मतलब सरफेस। अगर तुमसे सवाल पूछा जाए बताओ चांद का हमेशा एक ही सरफेस क्यों दिखता है हमको? जैसे ये मेरा चांद है और ये पृथ्वी पर तुम स्थित हो, हमेशा यही दिखेगा, मेरा खोपड़िया तुमको कभी भी नहीं दिखेगा। उसके पीछे कारण पूछे तो याद रखोगे चांद का रोटेशन और रिवोल्यूशन जो पीरियड है वो एक ही होना। समझ में आया? इस वजह से चांद और पृथ्वी टाइडली लॉक्ड है। क्या है? टाइडली लॉक्ड। एक टर्म यहाँ पे आ गया टाइडली लॉक्ड। तो याद रखना जब कोई दो खगोलीय पिंड आपस में एक गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अट्रैक्टेड रहता है एक तरफ से और एक ही फेस हमेशा दिखेगा तो इसी को कहते हैं टाइडल लॉक। क्या कहते हैं? टाइडल लॉक। जैसे गोल्डी लॉक बताए थे। गोल्डी लॉक क्या होता है? ये सब टर्मिनोलॉजी है, कहीं पढ़ोगे नहीं, बस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ोगे। गोल्डी लॉक बताए थे वह क्षेत्र जहां पर पानी लिक्विड माध्यम में उपलब्ध हो। पानी का पता है कि 3 माध्यम हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, सामान्यतः या तो हमको गैस के फॉर्म में मिलता है या नहीं तो सॉलिड फॉर्म में मिलता है जिसको बर्फ कहते हैं। लेकिन वैसा क्षेत्र जहां पानी पानी के रूप में मिले, मतलब द्रव्य या पदार्थ में के रूप में मिले, उसी क्षेत्र में आने वाले ग्रह को हम कहते हैं गोल्डी लॉक जोन में अवस्थित ग्रह। और हमारे सौरमंडल में एक ही ग्रह है जो गोल्डी लॉक जोन में आता है, वो है पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी में तुम देख रहे हो पानी किस रूप में मौजूद है? तरल रूप में, यानी पानी रूप में मौजूद है। जैसे ही यहां से आगे निकलोगे ये तरलता खत्म हो जाएगी और इससे पीछे जाओगे तो वहां तो है ही नहीं। ठीक है, पृथ्वी से पीछे है क्या? नहीं है, वो तो सब वाष्पित होकर उड़ गया अगर होगा भी कभी तो। ठीक है, तो किसी भी सौर मंडल में वैसा क्षेत्र जहां पे पानी तरल माध्यम में अवस्थित हो सकते हैं, वैसे क्षेत्र में अवस्थित ग्रहों को कहेंगे गोल्डी लॉक जोन के ग्रह। वैसे ही अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किए टाइडल लॉक। क्या बोले? टाइडल लॉक। अगर कोई दो खगोलीय पिंड एक ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है कि हमेशा एक दूसरे का एक ही फेस देखे, इसी को क्या कहेंगे? टाइडली लॉक्ड। तो चंद्रमा और पृथ्वी टाइडली लॉक्ड है। क्या है? टाइडली लॉक्ड। अगर कभी इसका भी रीजन पूछ ले कि बताओ चांद और पृथ्वी टाइडल लॉक्ड हैं किसके वजह से? बोलोगे समान रोटेशन और रिवोल्यूशन की वजह से। कोई दिमाग नहीं लगाना है, किंतु परंतु कुछ नहीं करना है। ठीक है, पृथ्वी से चांद को देखने पर हमेशा एक ही सरफेस हमको दिखता है चांद का। कारण क्या है? रोटेशन और रिवोल्यूशन का एक होना। क्या ये समझ में आया कि पृथ्वी से हमेशा चांद का हमको एक ही तरफ दिखता है? कारण क्या है इसका? रोटेशन रिवोल्यूशन पीरियड सेम होना। वो है कितना? 27.5 दिन। ठीक है, कितना है? 27.5 दिन। और रिवोल्यूशन पीरियड भी कितना है? 27.5 दिन। कोई दिक्कत यहां तक? चांद का हमेशा एक ही तरफ पृथ्वी से क्यों दिखाई देता है? क्योंकि रोटेशन, ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड, ठीक है, हाँ, पीरियड सेम है। ठीक है, याद रखना। इसीलिए हमको हमेशा चांद का एक ही सरफेस दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि जो हमको दिखता है इसमें भी तो घटता बढ़ता है ना? घटता बढ़ता है कि नहीं? चांद हमेशा एक जैसा दिखता है क्या? नहीं, चांद कभी छोटे मामा बन जाते हैं, कभी बड़े मामा बन जाते हैं, कभी पूरे मामा बन जाते हैं, कभी आधे मामा बन जाते हैं। तो बोलोगे जब एक ही तरफ दिख रहा है तो ऐसा क्यों दिख रहा है? इसी को कहते हैं फेसेस ऑफ मून या चंद्रमा की कलाएं। क्या कहते हैं इसको? कलाएं। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे चांद का कला हमको कैसे दिखता है। ठीक है, अभी पहले ये कंप्लीट करते हैं। तो चांद का हमेशा एक ही तरफ दिखता है, कारण क्या है? रोटेशन और रिवोल्यूशन पीरियड सेम होना। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी और है, चंद्रमास और नक्षत्रमास। क्या है? चंद्रमास और नक्षत्रमास। अभी कुछ दिन पहले ही तुम लोगों को पढ़ाए होंगे, एक सोलर दिवस करके पढ़ाए होंगे, याद है, और एक नक्षत्र दिवस करके पढ़ाए होंगे। पृथ्वी का पढ़ाए होंगे, बोलेंगे ये सारे ग्रहों का पर तुमको पढ़ना नहीं है, लेकिन पृथ्वी का बताए होंगे कि जो नक्षत्र दिवस है पृथ्वी का वो कितना है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। और जो सौर दिवस है वो कितना है? 24 घंटा। बोले थे ना, बोले थे नक्षत्र दिवस और सौर दिवस के बीच में 4 मिनट का अंतर है। क्यों? क्योंकि वो 4 मिनट जो है वो पृथ्वी 1 डिग्री आगे बढ़ गई है, इस वजह से सेम चीजों को देखने के लिए हमको 4 मिनट और समय बिताना पड़ता है। लेकिन जब कोई दूसरे तारा पर से हम लोग देखेंगे तो हमको वो 4 मिनट एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, जहां से शुरू हुआ था वहीं से हमको दिखेगा, क्योंकि उस समय में हम लोग इसके जो अदर चीजों को उसको छोड़ देते हैं। हम देख रहे हैं ये परिक्रमा कर रहा है चारों तरफ, हमको सिर्फ यही ऑब्जेक्ट दिख रहा है और इसका सरफेस हमको
23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड के बाद सेम जगह हमको दोबारा दिख जाएगा अगर हम दूसरे तारा पर से दिख रहे हैं तो। इसे कहा जाता है नक्षत्र दिवस। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी चंद्रमास और नक्षत्र मास है। क्या है? चंद्रमास और नक्षत्र मास। कोई बता पाओगे चंद्रमास और नक्षत्र मास में क्या अंतर हो सकता है या क्या दिन में बदलाव है? नोट्स में तो दिया हुआ ही है चंद्रमास कितने का है, नक्षत्र मास कितने का। देखो, जब हम लोग चांद के दो फेस को कंपेयर करेंगे, समझना, चांद के दो फेस अभी बताए थे, फेसेस ऑफ मून यानी चांद की कलाएं। जब दो कला को हम लोग कंपेयर करेंगे यानी अमावस्या से अमावस्या, क्या लेंगे हम लोग? अमावस्या से अमावस्या, मतलब एक फेस को देखने के बाद दूसरा फेस। अगर ऐसे तुमसे पूछा जाए कि अमावस्या से अमावस्या का दिन कितना होता है तो 28 दिन। कितना होता है? 28 दिन। 14-14 दिन का हम लोग फेस मानते हैं। कितने दिनों का? 14-14 दिन का फेस मानते हैं। मतलब 14 दिन तक चंद्रमा उजला होगा, उसके बाद 14 दिन तक चंद्रमा काला होगा। ठीक है, अभी आएंगे इस पर तब चर्चा करेंगे। तुम देखोगे चांद 14 दिन तक चंद्रमा बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसके बाद फिर घटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है चंद्रमास का। चंद्रमास लगभग 29.5 दिन का होता है। कितने दिनों का? 29.5 दिन। ये यही चीज है, एक अमावस्या शुरुआत करके दूसरा अमावस्या को खत्म करने में जो समय लगेगा, इस पूरे दौरान को ही हम क्या कहेंगे? चंद्रमास। क्या कहेंगे? चंद्रमास, क्योंकि लगभग 29.5 दिन या 29.5 दिन। ठीक है, यही रहेगा 29.5 दिन के आसपास। ठीक है, तो याद रखना कि एक चांद का एक फेस शुरू होकर उसी फेस को खत्म करने में जो समय लगता है उसी को हम कहते हैं चंद्रमास। क्या कहते हैं? चंद्रमास। ठीक है, और इसमें लगभग कितने समय लगते हैं? 29.5 दिन। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ जब हम लोग इसकी कलाओं के बारे में पढ़ेंगे तब याद रखना बताएंगे कि जो पूरा फेस है एक अमावस्या से लेकर दूसरा अमावस्या तक वो 28 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 28 दिनों का। थोड़ा सा उसमें अंतर है लेकिन हम लोग यहाँ 28 मान के ही चलते हैं। लेकिन चंद्रमास जब तुमसे पूछा जाए तो बोलोगे 29.5 दिन का। कितने दिनों का? 29.5 दिन। ठीक है, इसी में थोड़ा बहुत अंतर आता है। एक्चुअल तो यही है 29.5, लेकिन यहाँ हम क्या मान के चलते हैं? 28 दिन, क्योंकि 14 दिन तक हमको दिखता है एक तरह का बढ़ता हुआ और फिर 14 दिन का घटता हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं बीच में थोड़ा सा और अवधि आ जाता है जो कि यहाँ पर हम लोग जोड़कर पढ़ते हैं। तो अगर चंद्रमास पूछा जाए कितने दिनों का? 29.5 दिन। ठीक है, 29.5 दिन। ठीक है, और अगर समझना हो चंद्रमास क्या हुआ तो एक कला से शुरू होकर उसी कला पर वापस जब आके खत्म होगा, इसी की अवधि को हम क्या कहेंगे? चंद्रमास। ठीक है, अब अगर नक्षत्र मास देखेंगे तो नक्षत्र मास जब हम अपने सौर मंडल से बाहर किसी अन्य ग्रह पर अन्य तारा पर खड़ा होकर चंद्रमा को देखेंगे तो जब एक चंद्रमा एक पूरा चक्कर पूरा कर लेगा, यानी ये सरफेस से शुरू किया था वापस घूम पर वहीं पर पहुंच जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे? नक्षत्र मास। क्या कहेंगे? नक्षत्र मास। और ये नक्षत्र मास यही जो है ये कितना होता है? 27.5 दिन। ठीक है, 27.5 दिन। ठीक है, 27.5 दिन। एक्चुअल में तो नक्षत्र मास जो है वही हुआ इसका एक्चुअल पीरियड। ठीक है, ऑब्वियस है ना, यहां से हम शुरू किए और ऐसे घूम के हम वापस यहाँ पे पहुंच गए, तो हम तो एक चक्कर पूरा कर लिए। अब जब तक हम एक चक्कर पूरा किया, मान लो ये खिसक गया थोड़ा सा, अब वापस हमको पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा समय तो देना पड़ा ना। नहीं, तुम लोग को ये चीज समझ में आया? जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम स्थिर मानते हैं। यहां से शुरू किए, ये दोनों एक दूसरे के सरफेस पे था, ये मेरा उंगली है यहाँ पे था, ये पूरा घूम के ये वापस आ गया, बोलेंगे एक चक्कर पूरा हो गया। पर ये दुर्भाग्य है कि जब तक ये यहाँ पे आया तब तक ये थोड़ा सा आगे निकल गया था ना। अब इस चीज को देखने के लिए इसको और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये तो पृथ्वी के साथ भी हो रहा था कि पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में यहाँ पहुंच गया है, पर जब तक यहाँ पे पहुंचा तब तक ये थोड़ा सा और आगे निकल चुका है, इसलिए 4 मिनट और इसको चलना पड़ा। इसलिए बोल देते हैं सौर दिवस और नक्षत्र दिवस अलग अलग। वही अगर कोई एक्चुअल पीरियड पूछे तो हमेशा क्या होगा? नक्षत्र वाला हमेशा क्या होगा, क्योंकि बाहर से जब खड़ा होकर देखेंगे तभी हमको एकदम एग्जैक्ट दिखेगा। यहाँ पर भी हम लोग चर्चा किए रोटेशन पीरियड कितना है? 27.5 दिन। रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 27.5 दिन। नक्षत्र मास कितना है? 27.5 दिन। लेकिन चंद्रमास देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 29.5 दिन। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग पृथ्वी से देख रहे हैं और पृथ्वी से सेम चीज देखकर दोबारा देखने में कितना समय लग जाता है? लगभग 29.5 दिन का। ठीक है, इसलिए याद रखोगे चंद्रमास कितने दिनों का? 29.5 दिन। नक्षत्र मास कितने दिनों का? 27.5 दिन। क्या इस चीज को समझने में किसी को दिक्कत नहीं? पृथ्वी के तुलना में चांद, ये यहाँ से सवाल अच्छे खासे आते हैं। दो तो बच्चा वाला सवाल, मतलब एक बच्चा वाला सवाल है और एक बहुत बार पूछा गया है। बच्चा वाला सवाल जो सबसे अधिक सवाल पूछे गए और मतलब तीसरा चौथा से बच्चों को पढ़ाना शुरू हो जाता है, वो है दोनों का ग्रेविटी में अंतर, चांद और पृथ्वी के ग्रेविटी में अंतर।
पृथ्वी पर, ये कई बार फिजिक्स में भी सवाल पूछे जाते हैं कि पृथ्वी पर मान लो किसी एक मंटू नाम का आदमी है, उसका वजन 60 किलो है, तो चांद पे जाने पर कितना हो जाएगा? न्यूमेरिकल्स में सवाल आता है 10 किलो। ठीक है, कारण क्या है? ग्रेविटी में अंतर। वजन बताएं कि वजन होता है ग्रेविटी जितने फोर्स से तुमको खींच रही है, इसी को बोल रहे हैं ग्रेविटी। पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी का ग्रेविटी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तुमको खींच रही है, इसीलिए तुम्हारा ग्रेविटी उस पर, मतलब तुम्हारा वजन उस पर डिपेंड कर होता है। लेकिन जैसे ही चांद पे जाओगे तो चांद का ग्रेविटी पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 है। कितना है? 1/6। यानी यहां पर अगर किसी का वजन 60 किलो हो रहा है, इसका 1/6 कर दोगे चांद पर, तो वहां उसका वजन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 केजी। समझ में आया? यही न्यूमेरिकल्स बच्चों से भी पूछा जाता है, मतलब तीसरा चौथा से ये सवाल शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये आज भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयर करके तुमको याद रखना है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का चांद का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी के मास का, मतलब द्रव्यमान मास हो गया, पृथ्वी के ग्रेविटी का चांद का ग्रेविटी कितना है, ये कंपैरिजन करके तुमको याद रखना है। एक तरह से हम लोग सब चीज देख लेते हैं। अगर द्रव्यमान देखोगे, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 हिस्सा कितना है? 1/81। ठीक है, 1/81। अब यहीं से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, पहले सवाल पूछ लेते हैं फिर इसको बताएंगे कि अगर रमेश का पृथ्वी पर मास 81 किलो है तो चांद पे कितना होगा? 1 केजी। कौन कौन बोल रहा है? अगर रमेश का पृथ्वी पर मास यानी द्रव्यमान 81 किलो है तो चांद पर कितना होगा? द्रव्यमान सेम रहेगा, तो 1/81 जो पढ़ रहे हैं। अब अभी भी मेरा जोक बहुतों को समझ में नहीं आया। देखो गलती क्या है कि जैसे ही हम लोग ग्रेविटी के बारे में पढ़े कि पृथ्वी के ग्रेविटी के तुलना में चांद का गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। कितना है? 1/6, यानी 1/6। ठीक है, 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर अगर किसी का वजन 60 किलो है तो चांद पे हो जाएगा 10 किलो। अब यहां से हम लोग निकाल लिए। यही पूछा जाता है दूसरा सवाल कि बताओ पृथ्वी पर किसी का मास जो है यानी द्रव्यमान है वो 81 किलो है, तो चांद पे उसका 1/81 के हिसाब से 1 किलो हो जाना चाहिए। पर यहाँ पर एक गलती है। गलती ये है, वहां मास तुम्हारा पूछ रहा है, यानी द्रव्यमान तुम्हारा पूछ रहा है, और तुम्हारे द्रव्यमान का चांद के द्रव्यमान से कोई संबंध नहीं है। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है और चांद का द्रव्यमान कितना है, इस दोनों के द्रव्यमान में 1/81 का अंतर है। कितने का? 1/81। यानी अगर पृथ्वी 81 किलो है तब चंद्रमा है 1 किलो। कितना है? 1 किलो। समझ में आया? उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मास हमेशा समान रहता है। चाहे तुम पृथ्वी पर खड़े रहो, चांद पर खड़े रहो, मंगल पे खड़े रहो, या कहीं और किसी अन्य जाके दूसरे सौरमंडल में भी जाके खड़े हो जाओगे। मास होता है यानी द्रव्यमान होता है किसी के शरीर के अंदर मौजूद पदार्थ, इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो हमारे अंदर, मतलब मेरा वजन यहाँ 82 किलो है, तो क्या चांद पे वजन नहीं, मास, या वजन तो हम लोग मास और वजन एक ही तरह से बोल देते हैं, इसलिए गलती होता है। केजी में हम लोग वजन को नहीं मापते हैं, किसको मापते हैं? द्रव्यमान को। हमारे यहाँ पे एक गलती होता है, मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में एक गलती ऑप्ट कर लिए हैं, एक मेथड को, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है समझो। केजी है यूनिट, केजी जो यूनिट है ये मास का है यानी द्रव्यमान का है, और हम लोग इसमें मापते हैं वजन। क्या मापते हैं? वजन। एक्चुअली में तुम जो बोलते हो कि 1 किलो सामान लिए हैं, ये एक्चुअली में 1 केजी ना हो के 1 न्यूटन होगा। क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन। पर हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको केजी में ही मापते हैं, और इसीलिए तुम देख रहे हो जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो सब किसमें होता है? केजी में। लेकिन केजी यूनिट है मास का यानी द्रव्यमान का, और न्यूटन यूनिट है वेट का। पर हम लोग क्या यूज करते हैं? वेट में केजी लगा देते हैं, इसीलिए गलती होता है। फिजिक्स जब पढ़ने जाओगे तो वहां माथा खराब हो जाएगा, और रियल लाइफ में आओगे तो ठीक रहेगा। समझ में आया क्या चीज गलती होता है? तो अभी जो हम बोले कि मेरा यहाँ मास अगर मान लेते हैं 81 केजी है, तो चांद पे मेरा मास क्या होगा? ये 81 केजी ही रहेगा, चाहे कहीं भी चले जाएं। समझ में आया? हम लोग यहाँ जो मास का चर्चा किए द्रव्यमान का, ये चांद के अपने मास का किए। ये चांद का मास, अगर पृथ्वी का मास 81 किलो है तो चांद का मास है 1 किलो। ये खुद चांद के लिए था, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है।
लेकिन वहीं पर ग्रेविटी का जब चर्चा करेंगे तो पृथ्वी का जो ग्रेविटी है उसका चांद का ग्रेविटी 1/6 है। मतलब पृथ्वी का ग्रेविटी अगर 6 है तो चांद का ग्रेविटी कितना हो जाएगा 1। अब इस ग्रेविटी का असर हमारे ऊपर होता है, यही ग्रेविटी है जो हमको अपने तरफ खींच रहा है, और यही तो तराजू में तुम्हारा आता है। तराजू में मापते हो तो क्या मापते हो? तराजू में क्या मापते हैं हम लोग? वेट। कैसे मापते हैं? वजन देते 1 किलो वाला यहाँ नीचे चला जाता है ना, ये कैसे जा रहा है नीचे? ग्रेविटी के कारण। किसके कारण से? ग्रेविटी। तुम्हारा जो बटखरा 1 किलो का है, चांद पे वो 1 किलो का नहीं रहेगा, वो 1 किलो 1/6 किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 किलो। वहां तुम्हारा देखोगे यहाँ 1 किलो में यहाँ तक आ जाता है ना, वहां यहीं रह जाएगा। समझ में आया? यानी हमारा कहने का नहीं मतलब यहाँ का क्या गलत बोल दे कुछ क्या? ठीक है तो बोले हमारे यहाँ का 1 किलो का वजन जो है वो वहां का कितना हो जाएगा? 1/6 का। वही चीज तो बता रहे थे। ठीक है, तो हम लोग जो वजन मापते हैं वो पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है, इसी की वजह से वजन हो रहा है। जो नहीं खींचेगा, अंतरिक्ष में जाओगे तराजू पे कोई असर नहीं होगा। होगा क्या? कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटी ही नहीं है। जहां जो रखोगे वहीं रह जाएगा। पता है अंतरिक्ष में अगर हम लोग तराजू लेके जाएं, ठीक है, ये तराजू है मेरा अंतरिक्ष में, और यहाँ पे 20 किलो वजन रख दें और ये ऐसे करके हाथ पर छोड़ दें, ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये नीचे नहीं गिरेगा, नीचे आके ये ऊपर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही रखा रहेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी ग्रेविटी नहीं है। ये नीचे तभी आ रहा है जब इस पर क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब तुम जैसे वजन ज्यादा बढ़ाओगे, मतलब इस पर ज्यादा चीज रखोगे, तो फोर्स इसका बढ़ता जाएगा और ये नीचे चला आएगा। समझ में आया? ये हो गया। लेकिन मास जो इसके अंदर है, जो इसमें मटेरियल भरे हुए हैं, वो यहाँ भी वही रहेगा, चांद पे भी वही रहेगा और मार्स पे भी वही रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, डायरेक्ट सवाल आता है, याद रखना, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है, वो कहीं बदलता नहीं है। ये सवाल लंबा करके भी पूछता है। चांद के बारे में देखा भी क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तुमसे पूछा जाएगा कि चांद पर वजन बदल जाता है, द्रव्यमान वही रहता है। चांद पर द्रव्यमान बदल जाता है, वजन वही रहता है। चांद पर वजन व द्रव्यमान दोनों बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? चांद पर वजन बदल जाता है, द्रव्यमान वही रहता है। इसका वजन अगर पृथ्वी पे 60 किलो है तो चांद पे इसका वजन कितना हो जाएगा? 10 किलो। लेकिन ये किलो नहीं, ये न्यूटन है। एक्चुअल में क्या है? न्यूटन। अगर इसका यहाँ वजन 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। लेकिन इसके अंदर जो मास मौजूद है, चाहे जो भी हो, जितना मास यहाँ है वही मास कहाँ होगा? चंद्रमा पर भी होगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज इसमेम मत होना। बहुत बच्चों की ये चीज समझ में नहीं आता है, काहे ऐसा हुआ। तो याद रखना, ये द्रव्यमान पृथ्वी के तुलना में चांद का द्रव्यमान है कितना है? 1/81। कितना है? 1/81। याद रखना, चांद का द्रव्यमान। अच्छा, अगर द्रव्यमान पूछा जाए, चांद का द्रव्यमान कितना है? चांद का द्रव्यमान 7.35 × 10⁻23। कितना है? 7.35। ठीक है, एक्चुअल में अगर द्रव्यमान पूछा जाए मून का तो हो जाएगा 7.35 × 10⁻23 kg। कितना है? 7.35 × 10⁻23 kg, जो कि पृथ्वी के तुलना में 1/81 है। आकार यानी व्यास पूछा जाए, साइज, आकार यही डिसाइड करता है कितना उसका व्यास है, क्योंकि पृथ्वी भी गोल और चांद भी गोल। तो दोनों के आकार में जो डिफरेंस होगा वो ऑब्वियस है त्रिज्या में दिख जाएगा साफ साफ। तो पृथ्वी के आकार का कितना है? 1/4। कितना है? 1/4। यानी पृथ्वी का त्रिज्या और चांद का त्रिज्या के बीच में अंतर अगर देखोगे तो 1/4 का मिलेगा। पृथ्वी का व्यास और चांद के व्यास के बीच अंतर देखोगे तो 1/4 का मिलेगा। पृथ्वी का व्यास बताओ। विषुवतीय व्यास सामान्यतः अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, देखो पृथ्वी का 2 व्यास बताएं, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। ठीक है, विषुवतीय व्यास ही जनरली हम लोगों को मानना है। ठीक है, हाँ, हम लोग जो पृथ्वी को देखेंगे गोला है तो यही व्यास मानते हैं। 2 व्यास है, एक है विषुवतीय व्यास और एक है ध्रुवीय व्यास। ध्रुवीय व्यास थोड़ा कम होता है क्योंकि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी ऊपर से चपटी है, इसीलिए ध्रुवीय व्यास हल्का सा कम होता है। लेकिन एक्चुअल में अगर खाली पूछ ले कोई कि पृथ्वी का व्यास कितना है तो हमेशा किसका बोलोगे? 12,756। अब अगर चांद का तुमको नहीं भी बताएं, ठीक है, याद करने के लिए, इसे तो याद करवा ही देंगे, पर नहीं बताएं, ये याद रखना कि पृथ्वी का जितना व्यास है उसका 1/4 लगभग होगा चांद का। तो 12,756 पृथ्वी का हो गया, 1/4 करोगे तो लगभग 3,000 कुछ आएगा ना जी। एग्जाम में देखना तुम्हारा 3,000 वाला कुछ वाला एक ही होगा और वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, पृथ्वी
के व्यास में और चांद के व्यास में कितने का अंतर है? एक अंतर नहीं, मतलब 1/4 है। ठीक है, पृथ्वी का व्यास का कितना है? 1/4। ठीक है, तो याद रखना। और व्यास कितना है? 3474। ये उस दिन भी पढ़ाएंगे जब प्लूटो वगैरह का चर्चा किए होंगे तो बताओगे। ठीक है, 3474 कितना है? 3474। अगर व्यास पूछा जाए कितना है? 3474 किलोमीटर। देखोगे पृथ्वी से तो मोटा मोटी तुम्हारा 1/4 ही आएगा। ऐसे हमको पूरा एग्जैक्ट से मतलब क्या है तो याद रखो ना, 3400 के आसपास है। वहां कितना था? 12756 आसपास है। एकदम एग्जैक्ट डाटा हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब मोटा मोटी है। ठीक है, तो याद रखना पृथ्वी का व्यास और चांद का व्यास कितना है? चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास का है 1/4। चांद का व्यास कितना? 3474। पृथ्वी का व्यास कितना? 12756। मोटा मोटी ये 1/4 है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अगर पूछे तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6। और यहीं से न्यूमेरिकल सवाल आते हैं। इससे अगर आएगा तो घबराना मत, ये सिर्फ चांद का पढ़ रहे हैं, पर इसका असर चांद पर अवस्थित वस्तु पर भी पड़ेगा और पृथ्वी पर अवस्थित वस्तु पर भी पड़ेगा। इसीलिए हमारा वजन पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी पे 60 किलो है तो चांद पे कितना हो जाएगा? 10 किलो, 1/6। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं होगा। आयतन अगर पूछा जाए तो आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 2% है। कितना है? 2%, यानी 1/50। कितना है? 1/50। अगर पृथ्वी के आयतन का पूछा जाए कितना है? 1/50, या लगभग परसेंट में अगर दे दे कभी तो 2% के आसपास। कितना है? 2% ही हुआ ना जी, 1/50। ठीक है, 2%, 1/50 में 100 कर दोगे 2%। ठीक है, तो 1/50 ये दे देगा, यानी 2% में भी कई बार देता है कि पृथ्वी का आयतन का कितना प्रतिशत चांद का आयतन है? लगभग 2% या 1/50। इन सब डाटा को अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। चांद का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81। चांद का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4। व्यास का ये नंबर याद रखना 3474। गुरुत्वाकर्षण कितना है? वो 1/6। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है? 9.8। ठीक है, हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 1.6। कितना होगा? 1.6। अगर कभी दे दे कि इसका कितना, एक बार भाग दे के भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1.6 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 1.6 क्या हो जाएगा यहाँ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर दे दे 1.6। ठीक है, तो याद रखना अगर चांद का द्रव्यमान पूछा जाए तो 1/81 पृथ्वी का, और चांद का गुरुत्वाकर्षण पूछा जाए तो 1/6। अगर चांद का आयतन पूछा जाए पृथ्वी का लगभग 1/50, यानी 2% के आसपास। ये सारा डाटा याद रहना चाहिए, डाटा इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं जिसमें सबसे अधिक आता है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान का। ठीक है, चलो अगर पूछा जाए चांद का तल पृथ्वी के तल से कितना झुका है, ये तो पहले भी चर्चा किया, 5 डिग्री। कितना झुका हुआ है? 5 डिग्री। चांद का तल और पृथ्वी के तल के बीच में कितने का अंतर है? 5 डिग्री। 5.14, यानी 5 डिग्री भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखोगे कितना का अंतर है? 5 डिग्री का। यही याद रखना ना, 5 डिग्री का। अगर पूछा जाए कि चांद और पृथ्वी के तल, बताए थे कि अगर ये है पृथ्वी का तल, यानी सरफेस, क्या बोलते हैं उसको, तल, मतलब तल यही सरफेस ही हुआ, जिस पर एक हो गया ये एक्सिस, ये खड़ा जो है इसको क्या कहेंगे? एक्सिस। और जिस पर खड़ा है इसको कहेंगे तल। ठीक है, ये अगर पृथ्वी का तल है और ये चांद का तल है, दोनों अगर साथ में रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे क्या है? नीचे है, तो कभी ये नीचे आएगा कभी ऊपर आएगा, क्योंकि 5 डिग्री का हमेशा अंतर रहता है। यही जब 5 डिग्री का अंतर घूमते 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 बैलेंस हो जाता है, तभी ये सूर्य, चांद और पृथ्वी हमेशा क्या होगा? मतलब एक सीधे में नजर आएगा। नहीं तब ये हमेशा एक सीधे में आते हुए भी क्या हो जाएगा? ऊपर या नीचे। समझ में आया? अगर दोनों का तल बराबर रहता तब तो हर पूर्णिमा पर या हर अमावस्या पर क्या हो जाता है? एक सीधे में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सीधे में आ तो गया है, पर या तो चांद ऊपर होगा या चांद नीचे होगा। 5 डिग्री का अंतर है। तो कभी कभी ये ऐसा होता है कि जब तीनों एक सीधा में आ जाए। ठीक है, तो याद रखना कि पृथ्वी के तल और चांद के तल में कितने डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का। ठीक है, चांद का भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है, अभी थोड़ा चर्चा किए थे कि चांद का पूरा सरफेस हमको दिखता है नहीं, और एक ही तरफ का हमेशा हमको भाग दिखता है।
तो कितना दिखता है हमको? 59%। कितना? 59%। बहुत बार ये सवाल आया हुआ, याद रखना। यानी चांद का लगभग 41% हिस्सा हमको कभी नहीं दिखता है। तो जो दिखता है वो है 59%। क्या दिखता है? 59%। जो नहीं दिखता है वो कितना है? लगभग 41%। तो दोनों सवाल याद रखना कि चांद पर नहीं दिखने वाले हिस्सा, अब यही है, ये रट लोगे, उसके बाद वहां क्वेश्चन तो एक ही रहेगा, या तो दिखने वाला या नहीं दिखने वाला। तो रट लोगे तो वहां तुमको 59 याद आएगा। ध्यान देना, 59 हमको दिखता है, तो नहीं दिखने वाला क्या हो जाएगा? 41%। ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद है चांद से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय। हल्का सवाल है, कई बार ये पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा। लगभग 1.3 सेकंड। कितना? 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय कितना लेता है प्रकाश को? 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, वैसे ही अगर पूछा जाए कि चांद से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को आने में समय कितना लगता है? 1.3 सेकंड। अब ये चीज याद रखना कि अगर कोई घटना चांद पे घट रहा है तो हमको कितने सेकंड के बाद वो दिखेगा? 1.3 सेकंड के बाद। अगर कोई घटना सूर्य पर घट रहा है तो हमको कितने मिनट के बाद दिखेगा? 8 मिनट 20 सेकंड के बाद। समझ में आया? चांद के सतह को बांटा जाता है। अब ये इसको अच्छे से याद रखना कि चांद का जो सतह है, जैसे पृथ्वी का सतह है, जिसको हम लोग क्रस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रस्ट। इस पे हम लोग बहुत चीज मिलता है। इस पर हम लोगों को समुद्र मिलता है, पहाड़ मिलता है, पठार मिलता है, मैदान मिलता है। देखे हो ना? वैसे ही चांद का भी सतह है। चांद के सतह पर हम लोगों को लगभग 3 तरह की चीजें दिखती है। कितने तरह की चीजें? अच्छा, यहाँ 2 ही लिखे क्या? 3 तरह की चीजें दिखती है। एक को कहते हैं हाईलैंड। क्या कहते हैं? हाईलैंड। एक को कहते हैं मारिया। क्या कहते हैं? मारिया। और तीसरा जो ये है क्रेटर। क्या है ये? क्रेटर। ठीक है, क्रेटर। क्रेटर। कितनी चीजें दिखती है? 3 चीजें। कौन कौन सा? हाईलैंड, मारिया और क्रेटर। अब जिसका बुद्धि थोड़ा बहुत काम करता है उसमें से एक वर्ड तुम सुन चुके हो, यह है क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? उल्का पिंड के टकराने से गड्ढा जो बनता है। तुम बताओ, भारत में भारत में निर्मित एक क्रेटर जो वर्तमान में एक झील बन चुका है, कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में लोनार झील। बताए थे ना, वो एक क्रेटर है। ठीक है, कौन बताएगा? तुम बताओ। डायनासोर का अंत जिस उल्कापिंड के गिरने से हुआ था उसके निर्मित क्रेटर का नाम? चिक्सुलव क्रेटर। कौन सा क्रेटर? चिक्सुलव क्रेटर। कहाँ है? मैक्सिको में। कहाँ है? मैक्सिको। पढ़ाए नहीं पढ़ाए? सब पढ़ाए ना? ठीक है। तो क्रेटर जानते हो, जब एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड वगैरह टकराता है किसी सरफेस से तो वहां जो गड्ढा बन जाता है उसे क्या कहेंगे? क्रेटर। अभी मान लो एक क्रिकेट वाला ओरिजिनल जो बॉल होता है, ठीक है, उस बॉल से तुम्हारे खोपड़िया पर मारेंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो पहले क्रेटर बनेगा, उसके बाद वहां पर्वत बनेगा। पहले देखना थोड़ा सा गड्ढा जैसा लगेगा, उसके बाद उसको छुओगे तो अच्छा, कभी टेटना बनते हुए देखे हो? हाँ, देखे हो? पता नहीं, मेरे जैसा नहीं देखा होगा। मेरा बचपन में हो गया था लड़ाई एक बार। ठीक है, लड़ाई हुआ था तो जो सामने वाला था उसको मारे थे बड़ा जोर से और पैर से मारे थे, जैसे मेरे इससे मारे थे। मेरा पैर और उसका पैर दोनों बहुत जोर से टकराया था। दर्द तो हमको भी हुआ था, वो तो वहीं लुढ़क गया था। दर्द हमको हुआ था लेकिन खड़े थे, पूरा टन टन कर रहा है हड्डी। ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, वो तो भाग गया, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, इतना जोर से लगा हुआ है। तो हम थोड़ा अकेले में बैठ के उसके बाद देखें क्या हुआ है। अभी तक सब चीज सामान्य, कुछ नहीं। इसके जैसे टच किए वैसे बम से ऐसे करके निकला। हम पहली बार और आखिरी बार जिंदगी में टेटना निकलते हुए देखे। कुछ नहीं, एकदम प्लेन था, नहीं होता है, देखें क्या हुआ है, ऐसे ऐसे किए वैसे उधर से ऊपर से हो गया। हम डर गए कि ये क्या हुआ। ठीक है, इतना दर्द कर रहा था, हमको लगा कि हड्डी टूट गया, छोटे थे। उसके बाद फिर अपने से उसमें विक्स टिक्स लगाए हुए, टांग जब काम ही नहीं कर रहा है तो सबको पता चल ही जाएगा। फिर पता चल गया था, फिर यहाँ भी गर्म हो गया। ठीक है, यहाँ तो चोट लगवे गया था, तो अलग बात है। लेकिन पहली बार हम टेटना बनते हुए देखे थे। यहाँ पे अभी भी मेरा गड्ढा है, सोचो कितना जोर से चोट लगा हुआ मेरा। उसका जो शेप है वो ऐसा हल्का सा ऐसा है। ठीक है, सोचो, वो है क्रेटर और जो बना था वो है पर्वत। ठीक है, तो याद रखना, चांद पे हमको जब हम एस्ट्रॉइड के चोट लगने का निशान देखेंगे तो उसको कहेंगे क्रेटर। किसी भी ग्रह पे जाओगे उसको कहेंगे क्रेटर। तो क्रेटर तो क्लियर है, क्रेटर क्लियर है। अब आते हैं दो अन्य चीज, हाईलैंड्स और मारिया। हाईलैंड्स
नाम से क्लियर लग रहा है ना, इतना तो अंग्रेजी सबको आता होगा। हाई मतलब ऊंचा, लैंड मतलब भूमि, उच्च भूमि को हाईलैंड कहेंगे। तो चांद पर अवस्थित ऊंचे स्थलों को क्या कहा जाता है हाईलैंड। बहुत आसान सा चीज है, उच्च भूमि। और क्रेटर किसको कहेंगे, जो गड्ढा मौजूद है जो कि एस्टेरॉइड की वजह से बना है। बच गया मारिया, क्या बच गया मारिया। इसीलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है मारिया। तो जब एक समय में ज्वालामुखी वगैरह फटा था चांद पर, अभी तो नहीं है, एक समय में जब फटा था तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहा होगा लंबे लंबे दूर तक, ठीक है। उसके वजह से गड्ढा जैसा क्या बोलते हो खाड़ी जैसा क्षेत्र बन गया है। उसमें आज भी जमे हुए लावा का अवशेष नजर आता है, काला काला नजर आता है। इसी काले बेसाल्टिक चट्टान से निर्मित जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको जी, खाड़ी क्या बोलते हैं, नाला ऐसा जो बन जाता है पूरा, ठीक है। हाँ, खाड़ियों को ही क्या कहा जाता है मारिया। समझो, एक समय में ज्वालामुखी पर्वत हुआ करता होगा, उससे निकला होगा लावा, और लावा की नदियां बहती है, पता है ना। कभी देखे हो ज्वालामुखी, नहीं देखे हो तो आज ही देखना यूट्यूब पे सर्च करके कि ज्वालामुखी फटने के बाद कैसा दिखता है, ठीक है। ज्वालामुखी से पानी के जैसा लावा निकलता है, लाल लाल, और वो लंबा लंबा दूर तक बहता है, ठीक है। वो पानी नहीं है, वो क्या है, लिक्विड पत्थर है, लिक्विड पत्थर है, लावा है। वो बहते जाएगा, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तब वो जम के पत्थर बन जाएगा। इसी को कहते हैं अग्नि चट्टान। क्या कहते हैं इसको, अग्नि चट्टान। तो वही चट्टान जो चांद पे मौजूद है, एकदम गड्ढा जैसा बना हुआ, जैसे नदी वगैरह का बना रहता है इस तरह से, और काला काला, प्योर काला काला पूरा फैला हुआ चट्टान का सॉरी लावा चट्टान का खाड़ी है। इसी को क्या कहते हैं मारिया। क्या कहते हैं मारिया, ठीक है। तो याद रखोगे मारिया क्या है, अगर कभी पूछ ले तो याद रखोगे पुराने समय में मौजूद ज्वालामुखी से निकले लावा का नदी का अवशेष। बस एक लाइन में याद रखेंगे कि पुराने समय में चांद के सतहों पर निकले लावा के नदियों का अवशेष ही अभी क्या कहलाता है मारिया। इसमें दो मारिया हम लोग याद रखेंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, नाम सुना है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और दूसरा है ओशियन ऑफ स्टॉर्म। क्या है, ओशियन ऑफ स्टॉर्म। ये दो मारिया है, दो गहरा क्षेत्र है, ठीक है। अब ये क्षेत्र जब अभी जाके देखोगे, कभी सूखा हुआ पोखर देखे हो, सूखा हुआ पोखर, हाँ वैसा ही नजर आएगा अभी। जैसे लगता है उसमें कि एक समय में पानी रहा होगा। सूखा हुआ नदी हम इसलिए नहीं बोले, सूखे हुए नदी में बालू दिखता है, ठीक है, पोखर में जमीन दिखता है, तो वही यहाँ पे हुआ है। ये पत्थर वगैरह सब जो लावा वगैरह था सब जम चुका है, तो लगेगा कि एक समय में यहाँ पे कुछ बहा है, और वो बहा हुआ चीज क्या था, लावा, और अभी पोखर जैसा दिखता है तुमको, पपड़ी जैसा, वैसा ही ये नजर आता है। इसी को कहते हैं हम लोग सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। दो है इसमें, कई ऐसे है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी और ओशियन ऑफ स्टॉर्म। तो सी से लोगों को लगता है यहाँ समुद्र बहती होगी, इसीलिए नाम दिया गया। समुद्र वगैरह कुछ नहीं है, वो दिखता है यहाँ से क्या निकली होगी, समुद्र। वो समुद्र किस चीज का होगा, लावा का। किस चीज का, लावा का, पानी का नहीं। तो याद रखना सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी और ओशियन ऑफ स्टॉर्म, ये दोनों मारिया है और दोनों चांद पर अवस्थित है। कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि बताओ किस ग्रह पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, कहाँ है, चांद पर। किस ग्रह पर ओशियन ऑफ स्टॉर्म है, कहाँ है, चांद पर। तुम्हारे भी नोट्स में होगा, देखो थोड़ा सा है हाँ पीछे है, देखो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, उत्तरी ध्रुव पर स्थित मारिया, ठीक है। तो याद रखोगे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ है, उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर, चांद के उत्तरी ध्रुव पर। और यही वो क्षेत्र है जहां पर हम लोग पहली बार लैंड किए। अगर पूछा जाए कि मानव सबसे पहले किस क्षेत्र में लैंड किया था, कहां किया था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। मानव के बारे में बता चुके हैं कि मानव का मिशन अपोलो 11, कौन सा, अपोलो 11, 1969 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 1969 को पृथ्वी का कोई मानव पहली बार चांद पे लैंड किया। 3 लोग थे जिसमें 2 लोग उतरा, एक का नाम नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे का नाम क्या, बज एल्ड्रिन, ठीक है, बज एल्ड्रिन। और तीसरा आदमी जो नहीं उतरा उसका क्या नाम था, माइकल कॉलिंस। ये 3 आदमी गया था। पहली बार पृथ्वी का कोई इंसान पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर उतरा, ठीक है। तो उतरा तो कहीं तो प्लेन लैंड किया होगा अपना, कहां किया था, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो मानव में मानवों ने पहला कदम यही रखा था, ठीक है।
मोनमो का पहला कदम, ठीक है, पहला कदम यहीं पड़ा, ठीक है, तो याद रखना। और दूसरा है ओशियन ऑफ स्टॉर्म। क्या है? ओशियन ऑफ स्टॉर्म। तो याद रखोगे ये भी चांद पर ही अवस्थित है ओशियन ऑफ स्टॉर्म, और चांद के पश्चिमी साइड में, लगभग बहुत लंबा है ये, लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है लंबाई तुम्हारे नोट्स में, हाँ लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। याद रखना ओशियन ऑफ स्टॉर्म ये पश्चिमी साइड में यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है, तो याद रखना। अगर कभी पूछा जाए कि ओशियन ऑफ स्टॉर्म चांद के किस हिस्से में है, तो बोलोगे पश्चिमी हिस्से में। किस हिस्से में? ठीक है, पश्चिमी हिस्से में, ठीक है, पश्चिमी हिस्से में। सवाल तो डायरेक्ट यही खाली पूछा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है या ओशियन ऑफ स्टॉर्म कहाँ है। दोनों याद रखोगे, दोनों है चांद पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अगर देखा तो बोलोगे उत्तरी ध्रुवीय साइड में, ठीक है, और ओशियन ऑफ स्टॉर्म बोलोगे तो पश्चिमी हिस्सों में, और काफी लंबा है, लगभग 2500 किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है, तो याद रखना पश्चिमी हिस्सों में अवस्थित है ओशियन ऑफ स्टॉर्म। अगर नाम पूछा जाए तो नाम इसका क्या है? एक्चुअल नाम क्या है? ओशनस प्रोसेलरम। क्या नाम है? ओशनस प्रोसेलरम, जिसको कि हम लोग कह देते हैं सी ऑफ स्टॉर्म। एक्चुअल नाम इसका पूछा जाए तो एक्चुअल नाम क्या है? ओशनस, ठीक है, ओशनस, ठीक है, प्रोसेलरम, ठीक है, प्रोसेलरम, ठीक है, प्रोसेलरम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओशियन ऑफ स्टॉर्म। तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना सा अगर याद रह गया तो काम चल जाएगा। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चांद पर। ओशियन ऑफ स्टॉर्म कहाँ अवस्थित है? चांद पर। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा और ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, और ओशियन ऑफ स्टॉर्म पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बस इतना सा याद रखना, बहुत ज्यादा और दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब आते हैं हाईलैंड्स पर। तो चांद पर स्थित ऊंचे क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाईलैंड। क्या कहते हैं? हाईलैंड। यानी चांद के जो पर्वतीय हिस्से होंगे वो सब किस में आएंगे? हाईलैंड्स में। चांद पर स्थित जो ऊंचे स्थल है तो हाईलैंड। तो चांद पे दो तरह की चीजें अवस्थित है, ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ होगा। ऊंचा स्थल क्या हमेशा पहाड़ होगा? एक सवाल है तुमसे, क्या ऊंचा स्थल हमेशा पहाड़ होगा? तो आंसर है नहीं। पहाड़ एक खास शेप है जिसमें ढलान होते हैं। क्या होते हैं? ढलान। क्या ऐसे क्षेत्र जो हैं एकदम पूरा ऐसा करके, क्या इसको पहाड़ बोल देंगे? नहीं। ऐसे क्षेत्र है तो उसको पहाड़ बोलेंगे? हाँ। इसीलिए चांद पर दो तरह का डाटा आता है। लेकिन याद रखना एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ऊंचे स्थल के बारे में, दोनों रहे तब तो अच्छे से मारोगे, नहीं तब दोनों में से जो रहे उसको मार देना। तो दो सवाल आएगा कि चांद पर स्थित पर्वत का नाम और चांद पर स्थित सबसे ऊंचा स्थल। जनरली ये हो जाता दोनों एक ही, पर दोनों अलग अलग है, क्योंकि पर्वतों से ऊंचा भी एक क्षेत्र है जो कि एक्चुअल में पर्वत नहीं है, इसलिए दो अलग अलग नाम है, ठीक है, तो याद रखना। अगर पूछा जाए कि चांद पर स्थित सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है या सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो नोट्स में नहीं है, मॉन्स ह्यूजेंस, ठीक है। क्या नाम है इसका? मॉन्स ह्यूजेंस, मॉन्स ह्यूजेंस। चांद पर सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स ह्यूजेंस। चांद पर सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स ह्यूजेंस। और चांद पर सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? सेलेनियन शिखर। क्या नाम है इसका? सेलेनियन शिखर, सेलेनियन शिखर, ठीक है, सेलेनियन शिखर, ठीक है। अब ये सवाल अगर दोनों में से कोई भी एग्जाम में आए और दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिखे तो मार देना। चांद पे से सबसे ऊंचा स्थान अगर पूछा जाए और सेलेनियम शिखर नहीं है, मॉन्स ह्यूजेंस है, तो क्या करोगे? मार दोगे। और सबसे ऊंचा पर्वत तो ये तो कभी देगा ही नहीं, यही देगा, मॉन्स ह्यूजेंस ही देगा। तो चांद पर से सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स ह्यूजेंस, चांद पर सबसे ऊंचा स्थल सेलेनियन शिखर, सेलेनियन शिखर। अंतर यही बताए कि सारे ऊंचे क्षेत्र जो है वो पर्वत नहीं हो सकते हैं। पर्वतों के लिए एक ढलान होनी चाहिए और इसका ढलान काफी कम है, ये एकदम पूरा ऊपर से सपाट की जैसा है, ऐसा करके, मतलब पूरा लगभग 2 से 2.5 डिग्री के आसपास इसका ढलान है, इसलिए पर्वत नहीं कहा सकता है। पर्वत होने के लिए ढलान होने चाहिए ऐसे, ठीक है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? मॉन्स ह्यूजेंस। और ये दोनों सवाल एग्जाम में, दुर्भाग्य यही है कि आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से याद रखना। सबसे ऊंचा पर्वत मॉन्स ह्यूजेंस और सबसे ऊंचा स्थान सेलेनियन शिखर, सेलेनियन शिखर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। तो हम लोग चांद पर स्थित जो चीजें हैं, हाईलैंड्स, मारिया और क्रेटर, ये तीनों को हम लोग देख लिए। क्रेटर में एक क्रेटर का नाम होगा जिसको तुमको याद रखना है। क्या नाम है इसका? क्लेवियस क्रेटर। क्या नाम है? क्लेवियस क्रेटर। तो याद रखना, क्रेटर से एक सवाल पूछा जाएगा कि क्लेवियस क्रेटर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? क्रेटर में याद रखोगे क्लेवियस, क्लेवियस।
और आजकल अब घटिया सवाल यही सब पूछा जाता है, ठीक है। तुमसे पूछ लेगा कि क्लेवियस क्रेटर कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, चांद पर। यही सब सवाल अब आता है जो बच्चा फंस जाता है या नहीं कर पाता है। भूल जाओगे तो नहीं पता रहेगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ने के बाद ऐसे भी याद नहीं रहता जब तक अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे। तो अभी 4-5 नया चीज देखा तुम लोग, ठीक है। याद रखोगे फिर से इन सारी चीजों को, जिसमें 1-2 तो चलो पता है, ट्रैंक्विलिटी पता है, बाकी सब याद नहीं होगा, इसलिए अच्छे से भी याद कर लो कि चांद के सतह को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भाग में। ऊंचे क्षेत्र को कहेंगे हाईलैंड्स, जो गहरे खाड़ी नुमा क्षेत्र है जो कि पहले ज्वालामुखी बहने से बना है, ज्वालामुखी के लावा बहने से बना है, उसको कहेंगे मारिया। और तीसरा है जो गड्ढे हैं जो कि उल्का पिंड के गिरने से बना है, उसको कहेंगे क्रेटर, ठीक है। हाईलैंड्स में 2 चीजों को याद रखना है। सबसे ऊंचा स्थल कौन सा, सेलेनियन शिखर। सबसे ऊंचा स्थल कौन सा, सेलेनियन शिखर। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, माउंट उज्जैन। मारिया में 2 याद रखोगे, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी और सी ऑफ ओशन ऑफ स्टॉर्म। अब सोचो कितना हल्का सवाल होगा जब एग्जाम में पूछ लेगा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, हाईलैंड्स, मारिया, क्रेटर, इनमें से कोई नहीं। क्या ये भारी सवाल है? क्या ये 3 चीज को पढ़ने के पहले ये आता था? क्या करता वहां, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कितना हल्का सवाल है ये देखो, ठीक है। तो मारिया है, क्या ये सब मारिया। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है, उत्तरी ध्रुव पर, और ओशन ऑफ स्टॉर्म पश्चिमी हिस्सों पर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि बताओ एक क्रेटर का नाम जो काफी प्रसिद्ध है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि वहां स्थित है, क्या नाम है इसका, क्लेवियस। क्या नाम है, क्लेवियस। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चांद का सबसे बड़ा क्रेटर है और एग्जाम में काफी बार पूछा है क्लेवियस क्रेटर कहां अवस्थित है, कहां अवस्थित है, चांद पे। चांद का सबसे बड़ा क्रेटर क्लेवियस, ठीक है। एक और है लिबनिट्ज क्रेटर, क्या नाम है, लिबनिट्ज क्रेटर, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा क्रेटर है, लिबनिट्ज, ठीक है, लिबनिट्ज, ठीक है, लिबनिट्ज क्रेटर, ठीक है। ये भी कहां स्थित है, चांद पर। तो एग्जाम में तो एक बार यही पूछ लिया है कि लिबनिट्ज क्रेटर किस उपग्रह का सबसे बड़ा क्रेटर है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पर वहां तुमको उस पर दिमाग नहीं लगाना है। क्या लगाना है, लिबनिट्ज क्रेटर कहां अवस्थित है, कहां अवस्थित है, चांद पर। चांद का सबसे बड़ा क्रेटर का नाम क्या है, क्लेवियस। क्या नाम है, क्लेवियस, ठीक है, याद रखोगे। चलो इतना सा चीज हम लोग पढ़े। अब है चांद की कलाएं, छोटा सा चीज है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। चांद के कलाओं से सभी वाकिफ है, ठीक है। चांद जो है वह एक समय में बढ़ता हुआ नजर आता है, फिर घटता हुआ नजर आता है, इसी को चांद की कलाएं कहते हैं या फेसेस ऑफ मून कहते हैं। क्या कोई और भी ऐसा ग्रह या कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें हमको कलाएं देखने को मिलते हैं? तो हाँ, हमारे सौर मंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिसमें कलाओं को देखने को मिलता है। वो 2 ग्रह कौन कौन सा है, बुध और शुक्र। कौन कौन सा है, बुध और शुक्र। यानी पृथ्वी से पहले जो 2 ग्रह है इसको भी हम लोग कला के रूप में देखते हैं। मतलब ये भी कभी बढ़ते हुए नजर आएगा, फिर कभी घटते हुए नजर आएगा। बोलोगे तो हम लोग देख क्यों नहीं पाते, क्योंकि काफी दूर है और बहुत छोटा तारा के रूप में दिखता है, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं। अगर हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए देखेंगे तो जिस तरह से चांद की कलाओं को हम देख पाते हैं वैसे ही वो भी दिखेगा। लेकिन चांद क्यों दिखता है, क्योंकि चांद हमारे काफी पास है और काफी बड़ा साइज है। इतना बड़ा साइज जाएगा तो कला घटता बढ़ता नजर आएगा, पर क्या एक डॉट का नजर आएगा तुमको, नहीं। तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे तो बुध और शुक्र में भी कलाएं नजर आएंगी, लेकिन चांद का तो हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, ठीक है। तो कला समझ में आ गया क्या है ये, कि चांद का साइज कभी बढ़ते हुए नजर, मतलब चांद के देखने के पोर्शन बढ़ते हुए नजर आना, फिर घटते हुए नजर आना को ही क्या कहते हैं, चांद की कलाएं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ मून। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम सूर्य के और पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें, यहाँ अगर सूर्य है, ठीक है, यहाँ क्या है, सूर्य, सन है। तो अगर हम देखें इसके परिप्रेक्ष्य में तो हमको एक बार पूरा चांद काला नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, काला, जो कि चांद नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। काला मतलब नजर ही नहीं आना, इसी को कहते हैं अमावस्या। क्या कहते हैं इसको, अमावस्या। क्या कहेंगे इसको, अमावस्या, ठीक है, अमावस्या, ठीक है। और जब हमको पूरा चांद दिखेगा तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णिमा, पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा। यही तुमसे पूछा है कि जिस दिन चांद नहीं दिखता है उसको क्या कहते हैं, अमावस्या, और जिस दिन पूरा चांद दिखता है, पूर्णिमा। तो क्या अमावस्या के दिन चांद कहीं टूट के गिर जाता है क्या, चांद तो रहता ही है, उस पर रोशनी नहीं पड़ पाता है या उस पर पड़े हुए रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाते। यही 2 रीजन हो सकता है, ठीक है। तो यहां जब चांद, सूर्य के सामने
चांद पहुंच जाएगा, ध्यान देना, तो चांद पर पड़ने वाले रोशनी जो है, क्या हम उस रोशनी से रिफ्लेक्शन प्राप्त कर पाएंगे? यहां से रोशनी पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया, यहां से पड़ा, रिफ्लेक्ट हो गया, तो क्या इसका कोई भी रिफ्लेक्शन हम तक पहुंचा? नहीं पहुंचा, जिस वजह से हमको ये क्या नजर आता है? अंधेरा, काला, क्योंकि चांद का रोशनी हमेशा मतलब रिफ्लेक्शन हमेशा आधे हिस्सों से रिफ्लेक्ट होगा, और ये आधा हिस्सा ये रिफ्लेक्ट होकर चांद का रिफ्लेक्शन जो है वो सूर्य की तरफ ही चला जाता है, जिस वजह से हम देख नहीं पाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है अमावस्या। क्या कहा जाता है? अमावस्या। तो कलाओं की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले कहां से शुरू कर रहे हैं? अमावस्या। अब देखोगे अमावस्या के बाद क्या होता है। अमावस्या के बाद देखोगे तो कालापन घटता हुआ नजर आएगा, कि चांद खिसक गया, ठीक है, तो चांद जैसे खिसकेगा तो कालापन कम हो जाएगा, क्योंकि अब तिरछा होकर रोशनी आना चालू होगा। ये तो हम यहाँ नीचे से बना दिए, ये ऐसे दिखेगा क्योंकि रोशनी जैसे तिरछा होगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से पूरा रोशनी चला गया, अब यहाँ पे जब पहुंचेगा इस जगह पे तिरछा करके ऐसा करके हमको चांद दिखेगा, दिखेगा ना, क्योंकि इतना सा ही रिफ्लेक्ट होगा, बाकी रिफ्लेक्शन नहीं पहुंचेगा, इसलिए हमको हल्का सा दिखना शुरू होगा। ये व्हाइट वाला पार्ट जो ये दिखता है हमको, क्या इतना सा ही दिखेगा? अब जब और समय बीतेगा, ठीक है, तो क्या हमको ये और ज्यादा दिखने लगेगा? और ज्यादा दिखेगा। और समय बीतेगा, गड़बड़ कर दें क्या जी? हाँ ठीक है, तो और समय बीतेगा तो हमको और ज्यादा दिखेगा, ठीक है, और समय बीतेगा तो हमको पूरा दिख जाएगा। और यहां से लेकर यहां तक का जो समय है ये 15 दिन का समय है। कितने दिनों का? 14 दिन का। कितने दिनों का? 14 दिन। इसी को कई बार हम लोग मोटा मोटी 15 दिन का पखवाड़ा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 15 दिन का पखवाड़ा, क्योंकि 14 दिन से थोड़ा ज्यादा 14.5 दिन के आसपास होता है। इसलिए तो बताए, यहाँ अगर तुमसे पूछा जाए चंद्रमास कितने दिनों का? 29.5 दिन का, ठीक है, तो 14 दिन से ज्यादा होता है, लेकिन हम लोग मोटा मोटी मान के कितना चलते हैं? 14 दिन। इसलिए पूछे यहाँ जब पढ़ेंगे हम लोग 28 दिन पढ़ेंगे, एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या के बीच में कितना समय लगा? 28 दिन, 14 दिन इधर 14 दिन इधर। पर जब हम यहाँ चंद्रमास लेंगे तो टोटल कितना लेंगे? 29.5 दिन। तो बीच का दिन कहाँ गया? कहाँ? कहीं गया नहीं, उसी में कुछ कुछ समय जुड़ता चला जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का एक समय जब इसकी रोशनी बढ़ रही थी, यानी चांद का सफेदी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इस काल को हम क्या कहते हैं? तो दो चरण यहाँ पर है, एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं और एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो जब गोरापन आएगा तो शुक्ल पक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। ये कौन सा पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष। कौन सा? शुक्ल पक्ष। पंडित बना देंगे तुम लोग को, शुक्ल पक्ष, ठीक है। कौन सा पक्ष कहेंगे? शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष। तो याद रखना, जब चांद की रोशनी बढ़ रही है, चांद का सफेदी बढ़ रहा है, और ये टोटल कितने दिनों तक चलेगा? 14 दिनों तक, ठीक है। शुरुआत में एकदम काला, उसके बाद धीरे धीरे हमको रोशनी हल्का, इसलिए देखते हो ऐसा करके चांद दिखता है ना, फिर ऐसा करके दिखेगा, दूसरे दिन ऐसा करके और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा 50-50 दिखने लगेगा। ये 50-50 पे पहुंच गया, ठीक है, यानी 7.5 दिन में वो कितना दिखने लगेगा? 50-50। 7.5 दिन में 50-50, और 7.5 दिन मतलब 7 दिन के आसपास आएगा, 7.25 दिन के आसपास होता है, ठीक है, 7 दिन। और अगले 7 दिन के बाद, यानी अगले 7-7.5 दिन के बाद कितना? पूरा चांद दिख जाएगा। इसीलिए कहते हैं अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में कितने दिनों का अंतर? 14 दिनों का अंतर। 14 दिन से थोड़ा ज्यादा होता है, 14.5 दिनों का अंतर होता है। अब फिर से वापस ये क्या हो जाएगा? रोशनी इसका घटना शुरू हो जाएगा। अभी पूरा दिख गया था, अब रोशनी घटना शुरू हो जाएगा। रोशनी घटना जैसे शुरू होगा तो पहले जैसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना शुरू हुआ था, वैसे अब थोड़ा थोड़ा करके घटना शुरू होगा। यहाँ इतना घटेगा, उसके बाद फिर आधा घटेगा, उसके बाद फिर और ज्यादा घटेगा, उसके बाद पूरा घट जाएगा। और इसलिए इस वाले कक्ष को जहां पे कालापन आ रहा है इसको कहेंगे कृष्ण पक्ष। क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। समझ में आया? अब बहुतों को यह लग रहा होगा कि सर आप तो बोले थे कि यहाँ तो चलिए समझ में आ गया कि सूर्य से रिफ्लेक्शन जो आएगा चला जाएगा, यहाँ भी तो इसके तक प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बीच में पृथ्वी आ जाएगा। बताए थे कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 5 डिग्री का। और ऊपर से ये इस तरह से नहीं है, ये ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इसलिए जब घूम रहा है तो ये पक्ष ऐसा करके आएगा, इसलिए हमको पूरा दिखेगा ही दिखेगा। जब एक सीधा में जब तक नहीं आएगा तब तक रोक नहीं पाएगा, कम ज्यादा हो सकता है पर रुकेगा नहीं, इसीलिए हमको ये पूरा दिखता है। इसलिए ये जो तुम देख रहे हो ब्लॉकेज हो गया, ये ब्लॉकेज नहीं हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ जब रहेगा तब इस पोर्शन पे नजर आएगा, और यहाँ जब रहेगा तब इस पोर्शन पे नजर आएगा। लेकिन हमको इस समय पूरा चांद दिखता है, भले ही पूरा सरफेस नहीं दिख पा रहा है, पर जितना सा दिख रहा है ना वो पूरा दिखता है।
तो जिसको तुम पूर्ण सूर्य बोलते हो, सॉरी पूर्ण चांद बोलते हो, पूर्णिमा बोलते हो, उस दिन भी तुमको पूरा चांद नहीं दिखता है। दिखता तो वही है जो उसको दिखना है, पर वो जिस दिन दिखता है वो पूरा हमको सर्किल नजर आता है। क्या नजर आता है? सर्किल। इसीलिए क्योंकि हमेशा दिखेगा तुमको 50% वाला हिस्सा ही, उससे ज्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन जिस दिन इस पूरे पर रोशनी पड़ जाएगा, तुमको ना 2D फिगर में दिख रहा है। चांद 3D में दिखता है किसी को? 2D में ना दिखता है। तो पड़ तो रोशनी आधा ही रहा है, पर यहाँ से आधा सर्किल को भी अगर दूर से देखोगे तो कैसा नजर आएगा? मतलब आधा स्फीयर को दूर से देखोगे तो कैसा नजर आएगा? पूरा सर्किल नजर आएगा। आता है ना? हम जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हो कि अगर कोई सर्किल है, मतलब स्फीयर है, गोला है, इस पर रोशनी पड़ रहा है या इसको देख रहे हो दूर से, बहुत दूर से देखोगे तो चपटा नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? चपटा। और अगर इस पर रोशनी पड़ेगा तो और चपट जाएगा। यही होता है, रोशनी तो हमेशा आधा भी पड़ेगा, पर हमको एक सर्किल नजर आता है। इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण रूप से देखना, जिसको पूर्णिमा कहते हैं। और इसमें कुछ नहीं दिखता, इसीलिए इसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है, क्या पूर्णिमा और अमावस्या समझ में आया? क्या चंद्र की कलाओं को समझ पाया? चंद्र की कला बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना, चंद्र की कला मतलब हुआ कि रोशनी का ज्यादा होना और रोशनी का कम होना, यानी रिफ्लेक्शन चांद के ज्यादा हिस्सों पर पड़ना और फिर कम हिस्सों पर पड़ना। तो पहले कम हिस्सों से शुरुआत होगा। एक बार हो गया अमावस्या, यानी एकदम हमको नहीं दिख पा रहा है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हुआ, तो अगले लगभग 7 दिनों में इसका आधा पोर्शन दिखेगा और 14 दिनों के आसपास ये पूरा पोर्शन दिखने लगेगा। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में कितने दिनों का अंतर? 14 दिनों का अंतर। जब ये काला से उजला की तरफ बढ़ रहा है, इसको याद रखना, जब प्रकाशित से अप्रकाशित और अप्रकाशित से प्रकाशित, ये दोनों चीज याद रखना। अप्रकाशित से प्रकाशित की ओर बढ़ रहा है तो इसको कहेंगे शुक्ल पक्ष, और जब प्रकाशित से अप्रकाशित की ओर बढ़ेगा तो इसको कहेंगे कृष्ण पक्ष। नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण पक्ष उसको कहेंगे जिसमें कालापन आ रहा है, उसको क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। और जिसमें कालापन जा रहा है ऑब्वियस उल्टा शुक्ल पक्ष हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। पूर्णिमा के बाद कौन सा चरण शुरू होता है? ये सवाल एग्जाम में आया है। पूर्णिमा के बाद कौन सा चरण शुरू होता है? शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? तो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष। समझ में आया? बोलो हाँ। ठीक है, इतना सही याद रखना है। क्या चांद की कलाओं को समझने में कोई दिक्कत? बोलो। चल अच्छा, अब उतना ज्यादा जानने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी है, उसको याद रखना। इसमें 2 नाम है, ठीक है, जो ये अलग अलग हम शेप बनाए, इसमें नाम है जिसको याद रखोगे। एक को कहते हैं क्रिसेंट, क्या कहते हैं? क्रिसेंट। और एक को क्या कहते हैं? गिबन, क्या कहते हैं? गिबन। ठीक है, एक को कहते हैं वैक्सिंग और एक को कहते हैं वेनिंग। क्लास खत्म हो चुका है, नहीं समझ में आए टेंशन नहीं लेना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है सर। ठीक है, बस नॉलेज के लिए कि ये जो कलाएं हैं इसका अलग अलग नाम हम लोग दिए हुए हैं। एक को बोलते हैं क्रिसेंट और दूसरे क्या बोलते हैं? गिवन। क्या बोलते हैं? गिवन। जब हमको ज्यादा पोर्शन दिखता है, जब हमको गिवन नहीं गिवस, गिवस, हाँ, जब हमको ज्यादा पोर्शन दिखता है जिसको क्या कहते हैं? गिवस। क्या कहते हैं? गिवस। और जब कम पोर्शन दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिसेंट। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? क्रिसेंट। क्या कहलाएगा? क्रिसेंट। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? गिवस। क्या कहलाएगा? गिवस। अब ध्यान देना, यहाँ 2 और वर्ड है, एक को कहते हैं वैक्सिंग और एक को कहते हैं वेनिंग। क्या कहते हैं? वेनिंग। जब बढ़े तब कहलाएगा वेनिंग और जब घटे तब कहलाएगा वैक्सिंग। क्या कहलाएगा? वैक्सिंग। जैसे यहाँ पर ये बड़ा हुआ पोर्शन बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इसको क्या कहेंगे? वेनिंग। और यहाँ पे ये घट रहा है, इसको क्या कहेंगे? वैक्सिंग। क्या इतना सा समझ में आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये बस टर्मिनोलॉजी है। एग्जाम में जनरली ये सब नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में इससे 3 ही सवाल पूछा जाता है, समझ में आए तो भी ये याद रखना है, नहीं समझ में आए तो भी याद रखना है कि चांद के सरफेस हमको हमेशा एक जैसे नजर नहीं आते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको चांद की कलाएं कहा जाती है। क्या कहा जाता है? कलाएं। इस कलाओं का पूरा चक्र कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है पूरा यात्रा, पूरा चक्र? 28 दिनों का। कितने दिनों का? 28 दिनों का। 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल पूछता है इस चक्र में जो 14 दिन का अवधि है वो क्या से क्या है, मतलब अमावस्या से पूर्णिमा, और दूसरा अमावस्या से अमावस्या। अमावस्या से अमावस्या का चक्र कितने दिनों का? 28 दिनों का। अमावस्या से पूर्णिमा कितने दिनों का? 14 दिनों का। इतना सही याद रहेगा। अमावस्या से पूर्णिमा का चक्र क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष।
और पूर्णिमा से अमावस्या का चक्र क्या कहलाता है? कृष्ण पक्ष। ये 3 फील्ड है जिससे सवाल आते हैं, बाकी और कुछ नहीं। क्या ये समझ में आ गया चारों चीज? ठीक है। सबसे पहले ये पूरा चक्र बनता है, ये सबको पता है कि जब पूरा काला हो जाता है, जैसे यानी रात में हमको चांद नहीं नजर आता है जिसको अमावस्या, जब पूरा चांद दिखता है जिसको पूर्णिमा। ठीक है। अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है तो इसको कहेंगे शुक्ल पक्ष, और पूर्णिमा से अमावस्या की ओर बढ़ रहा है इसको कहेंगे कृष्ण पक्ष। इसी बीच में हम ये देख पा रहे हैं, एक समय ऐसा आता है जब काला पूरा होने के बाद रोशनी बढ़ना शुरू होता है, और एक पक्ष ऐसा आता है जब पूरा उजला होने के बाद रोशनी घटना शुरू होता है। इस घटने वाले को कहेंगे कृष्ण पक्ष और बढ़ने वाले को कहेंगे शुक्ल पक्ष। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ आता है? बोलो। तो चांद का कलाएं समझ में आ गए? चलो।